नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, अब उस वर्णमाला के प्रसंग में हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा यत्न। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा अपना? यत्न। इन यत्नों को प्रयत्न भी कहा जाता है। इन यत्नों को क्या कहते हैं? प्रयत्न भी कहते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यत्न एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए और प्रयत्न लिखा हुआ मिल जाए तो दोनों का एक ही अर्थ होता है। कंफ्यूज नहीं होना कि ये यत्न है ये प्रयत्न है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक छोटी सी चर्चा करते हैं अपन लोग। जैसे कि हम लोगों ने वर्ण सीखे थे, उन वर्णों को हम लोगों को कहां से बोलना है, सबसे पहले हम लोगों ने उनके बारे में सीखा, जिसको हम लोगों ने कहा उच्चारण स्थान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उच्चारण स्थान है, अब उच्चारण स्थान को हम लोगों ने सीख लिया, अभी कंठ से बोलना है। लेकिन उसको बोलने से पहले जो हम लोग प्रयास करेंगे, उनको बोलने से पहले जो प्रयास करेंगे उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? यत्न। अर्थात इसकी परिभाषा बन जाती है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में, जिनका उच्चारण करते हुए जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में आंतरिक प्रयास किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? यत्न या प्रयत्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यत्न और प्रयत्न जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अर्थात इस यत्न के या फिर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसमें पहला निकल करके आता है हमारे पास में, और वो होगा आभ्यंतर यत्न। पहला कौन सा होगा? आभ्यंतर यत्न। और उसके बाद में सेकंड वाला जो होगा उसको हम लोग कहते हैं बाह्य यत्न। सेकंड वाला कौन सा होगा? बाह्य यत्न। तो मुख्य रूप से देखो यत्न कितनी हो गई? दो प्रकार के, दो भेद हो गए। पहला कौन सा? आभ्यंतर यत्न, और दूसरा कौन सा हो गया? बाह्य यत्न। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके, अर्थात पहले आभ्यंतर यत्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं, कितने होते हैं, उनके बारे में हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, आभ्यंतर यत्न कहते किसे? पहले तो इसकी परिभाषा सीखते हैं। आभ्यंतर यत्न कहते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने से पहले, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5। ठीक है दोस्तों, आभ्यंतर यत्नों की संख्या कितनी हुई? 5। पहला पॉइंट निकल करके आता है और वो होगा हमारे पास में स्पष्ट वर्ण। कौन सा होगा हमारे पास में? स्पष्ट वर्ण। अर्थात इनके अंदर वर्णों की व्याख्या की गई है और वो कौन से होंगे? स्पष्ट। देखो स्पष्ट वर्ण जो है, उन स्पष्ट वर्णों को क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण भी कह सकते हैं। अर्थात स्पष्ट वर्ण के अंदर कौन से वर्णों को समावेश किया गया है, कौन से वर्णों को लिया गया है? स्पर्श वर्णों को लिया गया है। जैसे हमारे पास में आया था कि कैसे लेकर के मैं तक कितने वर्ण थे? 25। अर्थात इन 25 वर्णों को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट वर्ण कहते हैं। इनके अलावा और भी नाम हमारे पास में, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इन वर्णों को, अर्थात इनकी कैसे लेकर के मैं तक आने वाले 25 वर्णों को कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके अलावा हम लोगों ने लिखा था कि इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया था कि इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है हमारे पास में वर्ग पंचक। इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? वर्ग पंचक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे लेकर के मैं तक आने वाले जो 25 वर्ण हैं, इनके कितने नाम निकल करके आ जाते हैं? वर्ग पंचक, वर्गीय वर्ण, उदित वर्ण, फिर उसके बाद में स्पर्श वर्ण, और उसके बाद में हम लोग आभ्यंतर यत्न पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारे पास में सेकंड पॉइंट आता है, और वो सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास में ईसत स्पृष्ट वर्ण। ईसत स्पृष्ट वर्ण। अब देखिए दोस्तों, ईसत स्पृष्ट वर्ण कौन से होते हैं और कितने होते हैं, अब उनके बारे में देखिए। ईसत स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। उनकी संख्या कितनी होती है? 4 उसकी संख्या होती है। और ये वर्ण होते हैं य, व,
रै और ल। अर्थात इन वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, ईसत स्पष्ट वर्ण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जैसे कि वीडियो में पढ़ा था कि इन अंतस्थ वर्ण, सॉरी ये जो य व रै ल जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को अपन लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अंतस्थ वर्ण का आभ्यंतर यत्न कौन सा होता है, ईसत स्पष्ट वर्ण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में निकल करके आता है और वो होगा जैसे ईसत विवृत वर्ण। कौन से वर्ण होंगे, ईसत विवृत वर्ण। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अंतस्थ वर्ण ले लिया तो एक वर्ग हमारे पास में बच गया, अर्थात ईसत विवृत वर्ण। और ईसत विवृत वर्णों की संख्या भी कितनी, 4। और ये वर्ण होते हैं हमारे पास में स, श, स और है। अर्थात ये जो 4 वर्ण होते हैं, इन चारों वर्णों को क्या कहते हैं, ईसत विवृत वर्ण। और इन वर्णों को हम लोगों ने कहा था कौन सा वर्ण, ऊष्म वर्ण। कौन सा वर्ण कहा था हम लोगों ने इसको, ऊष्म वर्ण। अर्थात ऊष्म वर्ण जो होते हैं, उन ऊष्म वर्णों को क्या कहते हैं, ईसत विवृत वर्ण। तो अपन कह सकते हैं कि ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न होता है। तो क्या होगा उसका आंसर, ईसत विवृत वर्ण। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसकी श्रृंखला में नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में विवृत वर्ण। कौन से वर्ण, विवृत वर्ण। अर्थात विवृत वर्ण होते हैं, उन विवृत वर्णों के अंदर क्या समावेश किया गया है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि उनके अंदर क्या, सभी स्वर। अर्थात सभी जो स्वर होते हैं वो सभी स्वर कौन क्या कहलाते हैं, विवृत कहलाते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि स्वरस्य आभ्यंतर यत्नम किम, स्वरों का आभ्यंतर यत्न होता है, तो क्या होगा उसका आंसर, विवृत। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आभ्यंतर यत्न हमारे पास में 4 निकल करके आए। अब इसके बाद में हमारे पास में इसका लास्ट और 5वां पॉइंट निकल करके आता है और वो होगा संवृत वर्ण। कौन सा होगा दोस्तों, संवृत वर्ण। अर्थात इस संवृत वर्ण के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण समावेश किया गया है और वो क्या होगा, ऋष्व ए। संवृत के अंदर क्या समावेश किया गया है, ऋष्व ए। अब देखिए दोस्तों, ऋष्व ए जो है, इस ए की 2 दशाएं होती है। अपन कह सकते हैं कि ऋष्व ए जो होता है, इसकी 2 प्रक्रिया होती है, इसकी 2 दशा होती है। अर्थात वे 2 दशा कौन सी होती है, जब उन 2 दशाओं का उपयोग करेंगे तो ये जो आभ्यंतर यत्न है, ये आभ्यंतर यत्न परिवर्तन हो जाते हैं। किसमें परिवर्तन होगा, देखिए एक तो नियम आएगा, उस नियम के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या बनाएंगे, संवृत। और उसमें यदि व्याकरण का नियम लागू हो जाता है तो फिर क्या बन जाएगा, विवृत। अब वो कैसे बनता है, अब उनके बारे में हम लोग सीखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए हमारे पास में प्रयत्न अर्थात यत्न। और इनके कितने भेद थे, 2, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। और आभ्यंतर यत्न मुख्य रूप से कितने आए, 5। और वो है स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विवृत, विवृत और संवृत। देखिए दोस्तों, इनसे संबंधित हमारे पास में रीड के अंदर पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इनको हम लोग दोबारा निकाल करके भी देखेंगे किस तरीके से इनमें से क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। अब इसके बाद में जैसे संवृत के अंदर आया हमारे पास में ऋष्व है और इसकी 2 दशा थी, तो हम 2 दशाओं के बारे में चर्चा करते हैं, इनके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में इस प्रकार से आभ्यंतर यत्नों को बांटा गया है, अर्थात उनको डिवाइड किया गया है। अब हमारे पास में निकल करके आया था संवृत और इसकी 2 दशा थी, अब उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी एक दशा होती है लौकिक, लौकिक प्रयोग दशा। इसकी एक दशा तो कौन सी होगी, लौकिक प्रयोग दशा। और इस ऋष्व ए की एक और दशा होगी और वो क्या कहलाएगी, व्याकरण प्रक्रिया दशा। दूसरी दशा कौन सी कहलाएगी, व्याकरण प्रक्रिया दशा। देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यदि लौकिक प्रयोग दशा हो तो उस समय ये जो ऋष्व ए होता है वो ऋष्व ए क्या बन जाएगा, संवृत। ऋष्व ए क्या बन जाएगा, संवृत। और यदि व्याकरण की प्रक्रिया दशा हो तो उस समय आने वाला जो ए होगा वो ए हमारे लिए क्या बन जाएगा, विवृत वर्ण बन जाता है। देखिए दोस्तों, ये संवृत कैसे बना, लौकिक प्रयोग दशा कैसे और व्याकरण की प्रयोग दशा कैसे, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं।
देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट को हम लोग निकालते हैं, लौकिक प्रयोग दशा। देखिए दोस्तों, लौकिक प्रयोग दशा जो है वो किस तरीके से होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा अनुज, ऐसे शब्द लिखा और इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ, और क्वेश्चन आता है कि रेखांकित पदस्य आभ्यंतर यत्नम के, इनकी रेखांकित पद का आभ्यंतर यत्न है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुज, इसके अंदर देखो कोई व्याकरण का नियम लागू हो रहा है? नहीं, व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं हो रहा। यदि व्याकरण का नियम लागू होता तो ये जो ए है, इस ए के स्थान पे तो कोई दूसरे ही स्वर दिखाई देते, अर्थात यहाँ पर व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये जो ए होगा, ये ए क्या कहलाएगा? समृद्ध कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ जाए सुरेश, ऐसा शब्द आ गया और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर, अर्थात अब मैंने क्वेश्चन कहा कि रेखांकित पदस्य आभ्यंतर यत्नम किम, रेखांकित पद का आभ्यंतर यत्न कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स है, यहाँ तो न तो ए दिखाई दे रहा है न और कुछ। देखिए दोस्तों, यदि ऐसा हमारे पास में व्यंजन वर्ण आता है तो उनके टुकड़े करेंगे, स धन ए, इसका मतलब स में क्या छुपा हुआ था? ए छुपा हुआ था, अर्थात व्यंजन वर्णों के अंदर तो ए हमेशा ही विद्यमान रहता है, अर्थात उच्चारण की दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कोई व्याकरण का नियम लागू हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर व्याकरण का नियम लागू नहीं हुआ, इसलिए ये जो ए होगा, ऋष्व जो ए होगा, इस ऋष्व ए को हम लोग कौन सा वर्ण कहेंगे? समृद्ध वर्ण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लौकिक प्रयोग दशा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट व्याकरण की प्रक्रिया दशा। अब व्याकरण की प्रक्रिया दशा कैसे होती है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और वो बनेगा कैसे, अब वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने शब्द लिखा रामानुज, ऐसा शब्द है हमारे पास रामानुज, अर्थात अब ये रामानुज जो शब्द आया हमारे पास में, इस रामानुज शब्द के हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। अब टुकड़े करेंगे तो देखिए अपने पास में टुकड़ा बना इसका, अर्थात इसकी संधि हुई राम धन अनुज। ठीक है दोस्तों, राम धन अनुज। अब देखिए यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो कोई वर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात ए दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हलंत करेंगे। हलंत किया तो इसमें से क्या निकल करके आया? ए के बाद में देखिए दोस्तों क्या निकल करके आया? ए। एक बार देखना, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने ये वाले वर्ण को यहाँ से छुपा ली, तो हमारे पास में शेष क्या रहा? राम। मैं क्वेश्चन करूं कि राम शब्द के अंदर, अर्थात मैं के अंदर कौन सा आभ्यंतर यत्न है, तो फिर उस समय हमारे पास में देखो व्याकरण का कोई नियम लागू नहीं है, तो फिर क्या बन जाएगा? समृद्ध। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या आया? ए के बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया? ए। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की संधि करेंगे, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आ। अर्थात हम लोगों ने कौन सी संधि की? दीर्घ संधि की, अर्थात यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तब दोनों की संधि की तो क्या बन गया था? आ। इस परिस्थिति में यहाँ पर आने वाले जो ए होंगे, अर्थात पूर्व वाला भी और बाद वाला भी ए जो होंगे, वो कौन सा वर्ण कहलाएगा? विवृत वर्ण कहलाएगा। एक और ऐसा एग्जांपल देखिए, जैसा कि हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आता है विद्यार्थी। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी इसकी विद्याधन अर्थी, ऐसा हमारे पास में शब्द हो गया, इसका उसके टुकड़े हो गए। अब देखिए यहाँ पर विद्या, इसमें क्या छुपा हुआ है? आ के बाद में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ए। आ के बाद में यदि ए आता है तो इन दोनों की संधि करेंगे, दोनों की संधि करेंगे तो हमारे पास में इन दोनों वर्णों के स्थान पे क्या बना दिया जाएगा? आ बना दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों व्याकरण का एक नियम लागू हो रहा है, और व्याकरण का एक नियम लागू हो रहा है तो उसको हम लोग कौन सी दशा कहेंगे? व्याकरण प्रक्रिया दशा। तो यदि व्याकरण प्रक्रिया दशा हो तो ए जो होगा वो क्या बन जाएगा? विवृत वर्ण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर आभ्यंतर यत्नों के अंदर इन वर्णों को समाहित किया गया है, और जो हमारे पास में ए जो छुपा हुआ था, अर्थात ऋष्व जो ए आ रहा था, इसकी जो दो दशाएं चल रही थी, उनकी इस प्रकार से हम लोगों ने व्याख्या की, और उनके कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने उनके बारे में समझा। अब देखिए दोस्तों, कुछ तो कहते हैं कि जो आभ्यंतर यत्न होते हैं वो 5 होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आभ्यंतर यत्न 4 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोनों ही आंसर सही है, लेकिन दोनों आंसर का तरीका कुछ अलग होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा
जब मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहूं कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कौन सी कौमुदी के अनुसार? सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे पूरा नाम लिख देता हूं मैं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और इनके रचनाकार है, इसके रचयिता है भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित। ठीक है दोस्तों, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित। तो मैंने क्वेश्चन ये किया कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न होते हैं, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न होते हैं। तो उस समय अपने को आंसर कौन सा लगाना है? 4। उस समय अपने को कौन सा आंसर लगाना है? 4। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आभ्यंतर यत्न होते हैं 5, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न जो होते हैं उन आभ्यंतर यत्नों की संख्या होती है कितनी होगी? 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर यत्न जो 4 थे, अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आभ्यंतर यत्न जो 5 पढ़े थे उन 5 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि पहला हम लोगों ने लिखा स्पष्ट वर्ण, दूसरा आया ईषत् स्पष्ट वर्ण, तीसरा आया ईषत् विवृत वर्ण, ईषत् विवृत वर्ण, चौथा आया हमारे पास में विवृत, और पांचवा आया हमारे पास में समवृत। इनके बारे में हम लोगों ने पहले आभ्यंतर यत्न के अंदर सीख लिया था, लेकिन व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने माने गए? 4 माने गए। तो उन्होंने देखो किस तरीके से डिवाइड किया। तो इन्होंने क्या किया, स्पष्ट वर्ण जो थे ना उनको जैसा था वैसे की वैसे ही रखा, अर्थात हमारे पास में वो के वो ही वर्ण रहे। कौन से? कैसे लेकर के मैं तक 25 वर्ण रहे वो के। ईषत् विवृत वर्ण जो थे उन ईषत् विवृत वर्ण जैसे थे वैसे की वैसे रख दिया, यानी कि कौन कौन से वर्ण थे? य, व, र, ल, ये जो वर्ण थे इन वर्णों को वैसे की वैसे ही रख दिया। और ईषत् विवृत वर्ण जो थे इनके अंदर हमारे पास में क्या चल रहे थे? स, श, स और है, और इनमें क्या था हमारे पास में? स्वर। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में क्या किया गया? विवृत वर्ण और ईषत् विवृत वर्ण इन दोनों को एक जगह कर दिया गया। क्या किया उन्होंने? ईषत् विवृत वर्ण और विवृत वर्ण इन दोनों को एक जगह कर दिया गया और उन्हें एक ही स्वीकार किया गया, और उनका नाम क्या रखा गया यहाँ पर? विवृत। क्या रखा गया उसका नाम? विवृत। तो ध्यान रखना, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विवृत वर्ण होते हैं तो क्या होंगे? स्वर, क्योंकि दोनों को जोड़ा ये भी जुड़ेगा, इसका मतलब स, श, स है, और इसके साथ में हमारे पास में कौन सा आंसर हो जाएगा? स्वर। और वो वाला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और समवृत वर्ण, समवृत वर्ण के अंदर वही नियम रखा गया, अर्थात ऋस्व ए ही रखा गया, और इसकी भी वो वहां पर 2 दशा ही रखी गई, और उनको जैसा था वैसे के वैसे यथावत रखा। लेकिन इस कौमुदी के अनुसार ईषत् विवृत वर्ण और विवृत वर्णों को एक जगह समाहित किया गया और उनके स्थान पर रखा गया विवृत, और उस विवृत वर्ण के अंदर निकल कर के आए स, श, स, है और स्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में चलने वाले आभ्यंतर यत्न। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से देखिए किस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन निकल करके आए कि ऊष्म वर्णस्य आभ्यंतर यत्नम किम? ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न होगा, तो ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर यत्न सबसे पहले ऊष्म वर्ण। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? स, श, स और है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाए हमारे पास में ईषत् विवृत, दूसरा आ जाए यहाँ पर विवृत, फिर आ जाए हमारे पास में समवृत, और उसके बाद में हम लोग मानेंगे कौन सा? यहाँ पर स्पष्ट। तो उस समय अपने को आंसर कौन सा करना है? जैसे कि स, श, श है, तो कौन सा माना गया? ईषत् विवृत माना गया, तो कौन सा होगा? ईषत् विवृत वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैस में वर्णस्य आभ्यंतर यत्नम किम? इनका आभ्यंतर यत्न होता है, तो कैसे लेकर के मैं तक आने वाले वर्णों का आभ्यंतर यत्न कौन सा? स्पष्ट वर्ण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में आ जाए, जैसे कि
अब इससे संबंधित क्वेश्चन, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी मतानुसारेण, सिद्धांत कौमुदी मतानुसारेण ऊष्म वर्ण है अस्ति, ऊष्म वर्ण होते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ऊष्म वर्ण होते हैं, तो वहां पर ऑप्शन होंगे हमारे पास में ईशत विवृत, दूसरा होगा वहां पर विवृत, तो उसके बाद में होगा संवृत, और यहाँ पर होगा स्पष्ट। तो हमारे लोगों को उस समय ध्यान में रखना होगा कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन दोनों को वहां पर क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था और उनके स्थान पर एक नाम रख दिया गया था। तो उसी नाम को अपने को राइट करना है और उस क्वेश्चन को अपने को अच्छे से क्लियर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाला आभ्यंतर यत्न। अब हम लोग चर्चा करते हैं बाह्य यत्नों की। देखिए दोस्तों, आभ्यंतर यत्न जो थे वो 5 निकल करके आए, जैसे कि स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, विवृत, ईषत विवृत, और उसके बाद में हमारे पास में निकल करके आया लास्ट का संवृत। और सिद्धांत कौमुदी मतानुसारेण कितने हो गए, 4। ठीक है दोस्तों, बाह्य यत्न। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है हमारे पास में बाह्य यत्न। अब देखो दोस्तों, बाह्य यत्न अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के बाद आंतरिक प्रयास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाह्य यत्न कहते हैं। बाह्य यत्न जो होते हैं उनकी संख्या होती है कितनी, 11। बाह्य यत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बाह्य यत्न जो 11 होते हैं, अब उनका नाम न लिख करके हम लोग उसको एक चार्ट के रूप में बनाते हैं और उनको वहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लेकर के समझा रहा हूँ, यानी कि पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं अविश्वास। अब देखो दोस्तों, अविश्वास, अब मैंने केवल एक नाम लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से बाह्य यत्न छुपे हुए हैं। देखो दोस्तों, ए का मतलब होगा अघोष, ए का मतलब क्या हो जाएगा, अघोष। वी का मतलब होगा विवार, क्या बन जाएगा इसका, विवार। और क्या बच गया हमारे पास में, श्वास, अर्थात मैं यहाँ पे केवल स लिख रहा हूँ, वैसे अपने को याद रखना है, श्वास जैसा लिखा हुआ है उसको वैसी की वैसे ही अपने को लिख देना है। तो देखो दोस्तों, बाह्य यत्न जो आए थे उनकी संख्या कितनी थी, 11, जिसमें से हम लोगों ने कितने निकाल लिए, 3, केवल एक ही पॉइंट में, अविश्वास। ए का मतलब हो गया अघोष, वी का मतलब हो गया विवार, और अंत में जो शब्द बचा उसको वैसे की वैसे ही हम लोगों ने लिख लिया। देखिए, अघोष, विवार और श्वास जो बाह्य यत्न है, इन बाह्य यत्नों में कौन से वर्ण माने गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर वर्ण माने गए हैं वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा। कितने माने गए हैं, वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा वर्ण माना गया है। इनके अलावा जैसे हम बात करें भाई विसर्ग जो होता है, उस विसर्ग को भी इसमें समाहित किया गया है। और हमारे पास में अर्ध विसर्ग से संबंधित, जैसे हमारे पास में आया था कै, और उसके बाद में था यहाँ पर ख, एक और आया था ऐसा ही पै, और उसके बाद में फ, अर्थात इन दोनों को बोलते हैं अर्ध विसर्ग। इन दोनों को भी यहाँ पर समाहित किया गया है। और इनके अलावा हमारे पास में एक और वर्ण है यम वर्ण, अर्थात यम वर्ण के अंदर 4 वर्ण चल रहे थे, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन देखिए, वर्ग का पहला और दूसरा ही चलता है, हम भी यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग का पहला और दूसरा। ये जो वर्ण होते हैं, ये सभी वर्ण, इन सभी वर्णों का बाह्य यत्न कौन सा होता है, अघोष, विवार और श्वास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, अघोष, यानी कि यहाँ पर ए पहले लिख करके आ गया, इसका मतलब नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव बना देते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, घोष, क्या बन जाएगा हमारे पास में, घोष। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में आता है हमारे पास में संवार, और तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर नाद। तो देखिए दोस्तों, सेकंड हमारे पास में निकल कर क्या है, घोष, संवार और नाद। तो देखो दोस्तों, 11 में से 3 तो हम लोगों ने पहले निकाल लिए, 3 और निकाले तो कितने हो गए, 6 हो गए हमारे पास में। 6 बाह्य यत्न हमारे सामने आ गए। तो देखिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने लिया घोष, संवार और नाद। अब इसके अंदर देखिए, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अब उनके बारे में। तो देखो दोस्तों, जो वर्ग होता है उस वर्ग के अंदर कितने वर्ण होते हैं, 5। एक वर्ग जो होता है उस एक वर्ग में कितने वर्ण होंगे,
5, जिसमें से हम लोगों ने कौन कौन से ले लिया, पहला और दूसरा। तो शेष कौन से रह गए, तो शेष हमारे पास में रहे तीसरा, चौथा और पांचवा। तो शेष कौन से रह गए, तीसरा, चौथा और पांचवा। अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है उनका बाह्य यत्न कौन सा होता है, घोष, संवार और नाद। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा हमारे पास में आता है एक तो अनुस्वार, कौन सा हो जाएगा, अनुस्वार। इसके बाद में आता है जैसे कि यम वर्ण, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में यम वर्ण, यम वर्ण के अंदर पहला दूसरा ले लिया तो हमारे पास में कौन सा रह गया, तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुए हमारे पास में चलने वाले बाह्य यत्न, मुख्य रूप से 6 ही निकल करके आए, जिनको हम लोगों ने 2 पार्ट में विभक्त किया है, एक तो अविश्वास और उसके बाद में घोष, संवार और नाद। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए तीसरे पॉइंट पे लेते हैं हम लोग, और वो यहाँ पर निकल करके आएगा अल्प प्राण। कौन सा आ गया यहाँ पर, अल्प प्राण। अर्थात अब अल्प प्राण कहते किसे, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में प्राण वायु, अर्थात अंदर की जो वायु है वो अल्प, अल्प का मतलब कम, अल्प का क्या होगा यहाँ पर, कम, अर्थात कम निकले, उन वर्णों को अपन लोग क्या कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखो दोस्तों, अल्प प्राण वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। अर्थात ये जो वर्ण होते हैं अपन कह सकते हैं कि वो जो वर्ग था उस वर्ग के 5 वर्ण थे, जिसमें से वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं इन वर्ण को हम लोग कौन सा कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। इनके अंदर हमारे पास में जैसे य, व, र, ल, अर्थात ये जो वर्ण होते हैं इन य, व, र, ल वर्णों को भी क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण ही कहते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पर, अब देखो अल्प प्राण हो गया तो इसको हम लोग परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा महाप्राण। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय में अधिक समय लगता हो, प्राण वायु बाहर निकलती हो, अधिक निकलती हो, तो उनको क्या कहेंगे, महाप्राण। देखिए दोस्तों, वर्ण के अंदर 5 वर्ण, जिसमें से हम लोगों ने वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ले लिया, अब शेष कौन से रह गए, तो शेष हो गया हमारे पास में दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो आता है वो क्या कहलाता है, महाप्राण। इनके अलावा जैसे कि स, श, स और है, ये जो वर्ण होते हैं इन वर्णों को भी हम लोग क्या कहते हैं, महाप्राण। देखिए दोस्तों, बाह्य यत्न कितने थे, 11, जिसमें से 3, 6 और 2 8, अर्थात हम लोगों ने 8 महाबाह्य जो यत्न है, इन 8 महाबाह्य यत्नों के बारे में अपन लोगों ने अध्ययन किया। अब इसके बाद में हमारे पास में शेष रह गए 3, और वो 3 कौन से हैं, देखिए दोस्तों, ये जो हम लोगों ने 4 पढ़े ये सब के सब किससे संबंधित है, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा व्यंजन, दूसरा, चौथा ये भी व्यंजन, ये पहला, दूसरा ये भी व्यंजन, अर्थात जो भी हम लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो सब के सब क्या है, व्यंजन। अर्थात हमारे पास में ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अर्थात 8 जो बाह्य यत्न आए वो सब के सब किससे संबंधित हैं, व्यंजन से संबंधित है। अब बाकी के जो हमारे पास में 3 आएंगे वो 3 किससे संबंधित रहेंगे, स्वर से संबंधित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्वर से संबंधित जो बाह्य यत्न है वो बाह्य यत्न कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, तो स्वर से संबंधित हमारे पास में 3, पहला उदात्त, स्वर से संबंधित हमारे पास में 3 आए, जिसमें पहला उदात्त, दूसरा होगा अनुदात्त और तीसरा होगा स्वरित। तीसरा कौन सा होगा, स्वरित। अब देखिए दोस्तों, व्यंजन से संबंधित हमारे पास में कितने आए, 8 बाह्य यत्न, टोटल कितने निकल करके आए, 8 बाह्य यत्न, और स्वर से संबंधित हो गए 3। ठीक है दोस्तों, उदात्त, उदात्त को संस्कृत भाषा में कहते हैं उच्चैरुदात्त है। क्या कहते हैं इसे, उच्चैरुदात्त है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से तो ये तीनों जो सूत्र हैं वो इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो अपने को ध्यान में रखना है। उदात्त, उदात्त का सूत्र क्या होगा? उच्चैरुदात्त है। अनुदात्त, अनुदात्त का सूत्र होगा निच्चैरुदात्त है। और स्वरित जो होगा उस स्वरित का सूत्र होगा समाहार है स्वरित। क्या होगा इसका? समाहार है स्वरित है। अर्थात समाहार जो वर्ण होंगे वो कौन से कहलाएंगे? स्वरित। अब कोई ये कहे कि सर ये उदात्त अनुदात्त स्वरित हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, उदात्त जो वर्ण होते हैं ये क्या है? वैदिकों में चलते हैं, वेदों के अंदर चलते हैं, वैदिक वर्ण होते हैं। तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीनों वैदिक वर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई चिन्ह या मात्रा, इनका कोई चिन्ह होगा या फिर कोई मात्रा होगी। ध्यान रखना, उदात्त जो वर्ण होता है उस उदात्त वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती। उदात्त वर्ण की कोई मात्रा यानी कि चिन्ह बोलेंगे अपन लोग, लेकिन वहां पर मैं मात्रा से संबंधित कर रहा हूं, अर्थात उदात्त की कोई मात्रा नहीं होगी। अनुदात्त, अनुदात्त जो वर्ण होंगे उस अनुदात्त वर्ण के जो भी वर्ण लिखा हुआ होगा उसके नीचे एक आड़ी मात्रा लगी हुई होगी। कौन सी मात्रा लगी हुई होगी? आड़ी मात्रा लगी हुई होगी। और स्वरित जो वर्ण होंगे उस स्वरित वर्ण जो भी वर्ण होगा उस वर्ण के ऊपर, उस वर्ण के ऊपर अर्थात खड़ी मात्रा वहां पर लगी हुई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आड़ी मात्रा आ जाए तो कौन सा वर्ण? अनुदात्त। यदि खड़ी मात्रा आ जाए तो कौन सा वर्ण? स्वरित। और जिसके ऊपर कोई मात्रा ही नहीं हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? उदात्त। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ जाए विद्यालय, ऐसा शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, एक तो मैंने किया इस लय के नीचे, एक मैंने कर दिया जैसे कि धैर्य, ऐसे कर दिया, और मैंने एक और कर दिया यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि जैसे कि ये वाली जो रेखांकित किया हुआ जो वर्ण है वो कौन सा कहलाएगा? तो ये देखो आड़ी लाइन है, क्योंकि आड़ी लाइन है यहाँ पर, आड़ी लाइन जहां पर भी आ जाएगी तो वो कौन सा वर्ण कहलाएगा? अनुदात्त वर्ण कहलाएगा। जिसके ऊपर ऐसी खड़ी मात्रा हो, खड़ी मात्रा किसके ऊपर है? ध्या। किसके ऊपर है? ध्या के ऊपर। तो ये जो खड़ी मात्रा है वो कौन सा वर्ण बन जाएगा? स्वरित। तो जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं हो, ना ही तो आड़ी मात्रा ना ही खड़ी मात्रा, तो कौन सा आ गया? यह। अब ये यह जो वर्ण है वो कौन सा कहलाएगा? उदात्त वर्ण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऐसे ही हमारे पास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालूं, जैसे कि अपने पास में शब्द आ जाए जैसे कि कृष्ण, ऐसा शब्द हो गया, कृष्ण है। ठीक है दोस्तों, अब इस कृष्ण शब्द के ऊपर तो मैंने ऐसे कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर णय जो आया उस णय के नीचे मैंने हलन कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो णय शब्द लिखा हुआ है, इस णय नीचे के जो आड़ी लाइन की हुई है, तो ये कौन सा वर्ण बना? तो ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? अनुदात्त वर्ण कहलाएगा। लेकिन देखो 8 जो बाह्य यत्न थे वो किससे संबंधित थे? व्यंजन से संबंधित, यानी कि व्यंजन वर्णों के ऊपर लगते हैं। बाकी के ये 3 जो सूत्र हैं वो किनके ऊपर लगेंगे? स्वर के ऊपर। अर्थात ये जो वर्ण, ये जो मात्रा, ये जो चिन्ह जिस वर्ण पे होगा उसमें कोई ना कोई एक स्वर वर्ण छुपा हुआ होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एक स्वर वर्ण छुपा हुआ होगा। जैसे कि वह के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये वह के नीचे नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए वह हालंत किया, उसके बाद में क्या निकल करके आया? ई। अर्थात किसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है? ई के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके साथ में चलते हैं? स्वरों के साथ में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारे पास में चलने वाला आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। देखिए दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और शेयर करने से आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि उनको इस स्टडी के बारे में कुछ अध्ययन या फिर वो कुछ अर्जन कर पाएं और इनसे कुछ अधिक से अधिक सीखें। दोस्तों, आप कमेंट करना भी न भूलें। धन्यवाद।